हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का शुभारंभ। तो शुरू करेंगे आज हम क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स के वन शॉट वीडियो के साथ। हमेशा की तरह खत्म करेंगे पूरे रियल नंबर्स के इस लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और इस एक वीडियो को देखने के बाद रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री at learnerhub.com। So तैयार हैं सभी लोग? Let's get started! क्या होते हैं रियल नंबर्स, ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में, है ना? तो जिन जिन बच्चों को याद है बहुत बढ़िया, जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, हम तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? वैसे नंबर्स जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 2/3, -13/2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप पूछोगे कि मैम क्या ऐसे भी कोई नंबर्स होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं? बिल्कुल होते हैं, और वैसे नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि √/-25 कितना होगा? आंसर इज नॉट 5, आंसर विल बी 5 आयोटा। और ये जो आयोटा है ये क्या है? जैसे ये पिक्चर में आ जाता है तो आ जाता है इमेजिनरी नंबर्स। लेकिन फिलहाल के लिए हम इमेजिनरी नंबर्स को रखेंगे साइड पे, क्योंकि हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस है रियल नंबर्स पे। एग्जैक्टली। तो रियल नंबर्स के अंदर भी बहुत तरह तरह के नंबर्स आते हैं। जैसे अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो रियल नंबर्स के अंदर पाए जाते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि 3/2, 2/3, 100/101, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी तरफ इरैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि √2 एक इरैशनल नंबर है, जैसे कि √5 एक इरैशनल नंबर है, जैसे कि पाई एक इरैशनल नंबर है। इनफैक्ट रैशनल और इरैशनल नंबर्स को हमने क्लास 9th में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी। ठीक है, अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स के अंदर फर्दर हमें मिलते हैं फ्रैक्शंस और हमें मिलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और 0, ये सारी चीज़ें आ जाएं, वो हैं इंटीजर्स। जैसे कि +1, +2, +3, +4 इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3, -4 माइनस इन्फिनिटी तक, और 0, ये सारी चीज़ें साथ में कहलाई जाती हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स के भी थोड़े अंदर आ जाते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है इंटीजर्स में? एक तो 0 मिलता है, दूसरा मिलता है पॉजिटिव नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्यों? क्योंकि ये वैसे नंबर्स हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से बच्चे से, एक 4 साल के बच्चे से मैं अगर पूछूं कि भैया जरा गिनती बताना, तो वो कैसे गिनती शुरू करता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? ऐसी गिनती शुरू करता है। तो बेसिकली ये 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। जहां हम नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को भी ऐड कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं होल नंबर्स, क्योंकि 0 के आते ही चीजें बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही हम 10, 100, thousands इन्हें लिखना सीख जाते हैं विथ 0, तो हम और ज्यादा नंबर्स बना पाते हैं। तो इसीलिए 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, दैट इज होल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा और जाते हैं नीचे। अब बात करते हैं होल नंबर्स के अंदर हमें 2 कैटेगरी के नंबर्स देखने को मिलते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। समझ आई? फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जिससे हमारा गिवन नंबर डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे मान लो लेट्स टॉक अबाउट 2। ठीक है, तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 को हम कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? एक तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हम 2 को खुद 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी कि 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2, राइट? दैट मीन्स 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 कैसा नंबर हुआ? प्राइम नंबर।
ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेट्स से 4 की, 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 2 इज 4। 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट? इसका मतलब 4 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 2 4। तो यानी कि 4 के जो फैक्टर्स हैं वो और ज़्यादा हैं, दे हैव मोर दैन 2 फैक्टर्स। 1 और इटसेल्फ तो है ही, इसके साथ और भी नंबर्स हैं जो इनके फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए 4 कैसा नंबर होगा? 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक, अब देखो दो एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि 0 और 1, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। ठीक है, सो दे आर आवर एक्सेप्शंस। ओके, सो विद दिस हमने कवर कर लिया कि भैया रियल नंबर का जो ये पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, जो एरिया है, रियल नंबर के एरिया में कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो सारा तो हमने देख लिया। अच्छा, तो अब इस लेसन के अंदर हमारा फोकस क्या होने वाला है? इस लेसन के अंदर हम रियल नंबर्स के अंदर कुछ दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। वो क्या है? पहला यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो बेसिकली बच्चों हम सिर्फ ये दो चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलो देखें। तो चलो बच्चों कहानी की शुरुआत करते हैं विथ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स ऑब्वियसली उस मैथमेटिशियन के ऊपर नाम पड़ा है जिसका नाम था यूक्लिड। ओके, अब यहाँ पर हमें दो बातें सीखनी है। आप देखोगे कि कई जगह बुक पे लिखा होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कई जगह लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये लेमा और एल्गोरिदम, इन दोनों का मतलब क्या होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो वर्ड लेमा है इसका मतलब है कि अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा कोई स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूवन है कि भाई ऐसा होता है, उसको यूज करके हम कुछ और प्रूव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लेमा। दूसरी तरफ एल्गोरिदम क्या होता है? बहुत से बच्चों ने जिन्होंने कंप्यूटर्स का जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उन्हें पता होगा कि हम कंप्यूटर वर्ल्ड में एल्गोरिदम की बातें करते हैं। तो एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है? एक स्टेप्स होते हैं, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो हमें एक प्रोसीजर बताते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक जनरल लाइफ से एग्जांपल देती हूँ कि लेट अस सपोज कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेरे पास घर में पेन नहीं है, या मेरे पास घर में मैथ्स की किताब नहीं है और 2 दिन बाद मेरा मैथ्स का एग्जाम है। तो अब किताब कहाँ से आएगी? मतलब किताब नहीं है, दैट इज योर प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है कि आप किताब लेकर आओ, खरीद कर लाओ। ठीक है, तो इसे अगर आप स्टेप वाइज एक डॉक्यूमेंट कर दो कि आप घर का दरवाज़ा खोलो, घर से बाहर निकलो, चल के सीधा जाओ, फिर राइट लो और वहाँ पर एक दुकान आएगा, उस दुकान पे जाके आप 100 रुपीज़ दो, वो दुकानदार आपको किताब देगा। सो दिस इज लाइक अ वेल डिफाइंड स्टेप्स जो आपको पूरा प्रोसीजर बताता है, और उस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। राइट, तो इस तरह के जो वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं इसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है ये बहुत सालों पहले से ही लोगों को पता था। ठीक है, तो एल्गोरिदम जो है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है, उसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही निकाला गया है, क्योंकि लेमा क्या है? एक स्टेटमेंट है। ठीक है, उसी स्टेटमेंट पे ऊपर बेस करके एक प्रोसीजर बनाया गया है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाया गया है जिसे हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो अब चूंकि ये दोनों इतने सिमिलर है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, कि कई बार हम दोनों को सिनोनिमसली यूज करते हैं। सो वी जस्ट रेफर टू द सेम थिंग whether we use Euclid's division lemma और Euclid's division algorithm। तो चलो बच्चों सबसे पहले तो ये देखते हैं कि Euclid's division lemma कहता क्या है। तो Euclid's division lemma है यानी कि ये हमें एक स्टेटमेंट देता है, और ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो A एंड B, बहुत ध्यान से सुनना है, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो A एंड B तो इनके लिए दो और यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे Q एंड R सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं A और B जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में एक इस तरह का रिलेशन जरूर एग्जिस्ट करेगा विच इज A इज इक्वल टू BQ प्लस R।
ठीक है, सच दैट जो R की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ठीक है, इस स्टेटमेंट को बच्चों बहुत अच्छे से समझ लो। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि यार इसको रटना पड़ेगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बड़ा मुश्किल है, शायद मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है या बी आर प्लस क्यू है या क्या है, तो उन बच्चों के लिए एक सिंपल सा टिप देती हूँ। बहुत बचपन में जब डिवीजन करना सीखते थे आप, तो एक स्टेटमेंट याद करते थे, राइट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये बेसिकली वही है, देखो इसको, ये वही चीज है, आपको थोड़ी देर में जाके ना पता लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है। अब देखना ये है कि इस डिवीजन लेमा को हम किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम इस डिवीजन लेमा से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला कैटेगरी का प्रॉब्लम है जिसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से सॉल्व कर सकते हैं, वो है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हों और उनका HCF निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF तो हम बचपन में भी निकालते ही थे, है ना, तो अगर उसका HCF निकालना हो तो वहां पर भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा सकते हैं। कैसे, चलो इस एल्गोरिदम को देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को देखते हैं। तो चलो बच्चों अब ये देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो लेट अस सपोज अभी हमें HCF निकालना है दो पॉजिटिव इंटीजर्स C और D का, और इसे हम कैसे निकालेंगे, HCF हम निकालेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है अभी के लिए जिसके अंदर मुझे HCF निकालना है, किसका किसका, 455 एंड 42, इसका हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसे मैं C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में मुझे लिखना होगा, राइट। यानी कि अभी यहाँ पर C क्या है 455, D क्या है 42, तो यानी कि मुझे इसे कुछ इस फॉर्म में लिखना होगा, 455 इज इक्वल टू 42 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। ठीक है, ये स्टेप 1 है। अब 455 जो है वो 42 इंटू कितना है ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं 455 को 42 से डिवाइड करूंगा। तो देखो 42 इंटू 10 इज 420, तो यहां से मुझे 35 रिमाइंडर मिला। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 455 को मैं लिख सकती हूँ 42 इंटू 10 प्लस 35, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वही वाला लॉजिक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहां पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 कहता है कि इफ R इज इक्वल टू 0 देन D इज द HCF ऑफ C एंड D। बट क्या यहाँ पर R 0 है, R इज बेसिकली द रिमाइंडर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब R नॉट इक्वल टू 0 होगा तब हम क्या करेंगे, अप्लाई डिवीजन लेमा टू D एंड R। अगर R 0 नहीं है तो फिर D और R इन दोनों में ये डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई कर दो। ठीक है, तो D क्या है 42, R क्या है 35, तो हम क्या करेंगे 35 से वापस से डिवाइड करेंगे किसे 42 को। ठीक है, क्योंकि अब हम R और D में लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी कि अब मुझे मेरे लिए D क्या है 42 इज इक्वल टू 35 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। ठीक है, सो 35 से डिवाइड किया तो ये आ गया 35, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 35 इंटू 1 प्लस 7। अब यार यहाँ पर भी अगर हम R पे फोकस करें तो R इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि अब मुझे फिर से इसी स्टेप को रिपीट करते रहना होगा जब तक R 0 ना आए। ठीक है, अब इस स्टेप को अगर मैं रिपीट करती हूँ तो मुझे किसके किसके बीच में करना होगा, D एंड R, करेक्ट। तो अब यहां पर देखो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इस डिवीजन लेमा, अब तो हम 2 से कंपेयर करेंगे। R क्या है, R तो है 7, D यहां पर क्या है C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, तो D की वैल्यू यहां पर क्या है 35, तो यानी कि थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 7 इंटू समथिंग। अब हमें पता है 7 इंटू 5 इज 35, राइट। तो यानी कि इस केस में जो रिमाइंडर है दैट इज 0। तो देखो यहां पर क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब D इज द HCF ऑफ C एंड D। तो यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कौन सा वाला मेरा HCF हो जाएगा, D इज द HCF। D यहां पर क्या है 7, क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में है ना, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर।
तो उस हिसाब से 7 इज डी, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। तो अब ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाने का जो प्रोसेस है ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है, और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस स्टेज पर जो डिविजर होता है वही मेरा रिक्वायर्ड HCF हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके से लगाते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलो एक सवाल देखते हैं, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो लेट अस से ये मेरा C है और ये क्या है, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम के हिसाब से हम C को कैसे लिखते हैं, DQ प्लस R के फॉर्म में लिखते हैं। सो लेट से ये मेरा D है और ये मेरा C है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू समथिंग। अब ये इंटू कितना होगा वो लिखने के लिए हम इन्हें डिवाइड करेंगे, 4052 से डिवाइड करेंगे 12576 को। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है 12156, ये आ जाता है 420। तो यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाता है 420। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4052 इंटू 3 प्लस 420, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, तो यानी कि हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ठीक है। किसके किसके बीच में रिपीट करेंगे, रिमाइंडर और डिविजर के बीच में, R और D में अब हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू समथिंग, यानी कि 420 से हम डिवाइड करेंगे किसे, 4052 को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 9 से अगर हम करें मल्टीप्लाई तो 3780, रिमाइंडर आ जाएगा 272, यानी कि ये हो जाएगा 420 इंटू 9 प्लस 272। तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, नहीं है रिमाइंडर 0, तो यानी कि सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अब किसके किसके बीच में रिपीट होगा, 272 और 420 के बीच में रिपीट होगा, यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अब इनको भी मैं सारे डिवीजन कर नहीं रही हूँ, वो डिवीजन आप खुद से करके देख सकते हो। यहाँ भी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया है तो मैं वापस से रिपीट करूंगी इसे, बिटवीन 272 एंड 148। तो 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अब तक भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखो रिमाइंडर की वैल्यू कम तो हो रही है बट इट इज़ नॉट येट 0, तो इसीलिए हम इसे रिपीट करते चले जा रहे हैं। अब रिपीट करेंगे इसे 124 और 24 के बीच में, यहाँ पर रिमाइंडर 4 है बट स्टिल नॉट 0, तो इसे रिपीट करेंगे 24 और 4 के बीच में, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, क्योंकि 6 4 से 24 होता है। तो फाइनली द रिमाइंडर इज 0, और जब रिमाइंडर 0 होता है तो उस टाइम पर जो D की वैल्यू होती है या फिर उस टाइम पर जो डिविजर होता है वही हो जाता है HCF। तो यहाँ पर डिविजर 4 है, देयरफॉर HCF जो है इन दोनों नंबर्स का ये हो जाएगा 4। तो चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज एन इंटीजर, ठीक है। चलो लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं कि a जो है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि b जो है इसकी वैल्यू है 6, ठीक है। जस्ट एज्यूमिंग, वाई 6, क्योंकि यहाँ पर 6q दिख रही है हमें सारे फॉर्मेट्स में, तो इसलिए हमने मान लिया a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और b जो है दैट इज 6, ठीक है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये लिख सकते हैं। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है विच इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर b क्या है 6 है, ठीक है। यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से जब भी हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं तो r की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती होती है, इट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड दिस इज लेस दैन इक्वल टू b, मतलब दिस इज एज पर द डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
ठीक है, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से यहां पर r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू b, b यहां पर कितनी है 6। ठीक है, तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5, 6 तो हो नहीं सकती बिकॉज r हैज टू बी लेस देन 6। तो 0 1 2 3 4 5 ये r की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर r की ये पॉसिबल वैल्यूज हो तो a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, अगर r 0 तो a की वैल्यू हो सकती है 6q, अगर 1 तो ये हो सकती है 6q प्लस 1, ये हो सकती है 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। ये a की सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, ओके। अब इन्हें मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, a की इन वैल्यूज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 2 इंटू 3q। 2 इंटू करके क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम ऑड इवन की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो ऑड इंटीजर्स होंगे वो सिर्फ इन फॉर्मेट्स में होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऑड इवन को कैटेगराइज करने के लिए हम 2 इंटू के फॉर्म में लिख रहे हैं। इसे हम 6q प्लस 1 ही लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम 2 इंटू 3q प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम 6q प्लस 3 ही लिख सकते हैं, हमें 2 के मल्टीपल में चाहिए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q प्लस 2, और इसे हम लिख सकते हैं 6q प्लस 5। ठीक है, तो इनमें से इवन कौन कौन से हैं, जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं दे आर ऑल इवन नंबर, क्योंकि वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो यानी कि ये जितने भी मैंने अंडरलाइन किए ये सारे कौन से नंबर हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं। लेकिन हम इस क्वेश्चन में क्या ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो देखो जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर बचा वो किस फॉर्मेट का है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो ये सारे किस तरह के इंटीजर्स होंगे, ये सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे। सो विद दिस वी प्रूव दैट कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। चलो देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक लेट्स सपोज एक बड़ा सा ग्राउंड है इस तरीके से, और इसमें जो है आर्मी के जो मेंबर्स हैं वो मार्च करने वाले हैं। ठीक है, ये किस तरीके से मार्च करेंगे, शुरू में जो है 32 मेंबर्स का एक बैंड खड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कितने लोग हैं, 32 लोग हैं, और इनके पीछे कितने लोग मार्च करने वाले हैं, इनके पीछे मार्च करने वाले हैं 616 लोग। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में ही खड़े होंगे। अब क्वेश्चन पूछता है कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कि ये वाले जो कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स दोनों के सेम होने चाहिए। मतलब ये 32 वाला जो फर्स्ट के जो ग्रुप है उसमें भी जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, पीछे जो लोग मार्च करेंगे उनमें भी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है कि यहां पर देखो जो फ्रंट वाला रो है इसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ रोज होंगे, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से जितने भी यहाँ नंबर ऑफ रोज होंगे, दैट नंबर ऑफ रोज मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 32, क्योंकि 32 लोगों को हम बिल्कुल इतने नंबर ऑफ रोज में अरेंज करें। लेट अस सपोज हम अगर 8-8 करके एक रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को अरेंज करें, तो 8 उनके पीछे फिर से 8, उनके पीछे फिर से 8 और उनके पीछे फिर से 8, तब जाके मेरे टोटल कितने लोग हुए, 32। करेक्ट, सो दैट्स द लॉजिक। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे वो 32 का फैक्टर होगा, राइट। उसी तरीके से ये जो 616 वाला जो गैंग है इसमें भी जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे वो क्या होगा, 616 का फैक्टर होगा, राइट। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि भाई दोनों में जो है ना सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो यानी कि हमें दोनों का कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हमें बेसिकली हाईएस्ट कॉमन, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, यानी कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए बिटवीन 616 एंड 32।
तो HCF निकालते हैं। अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम फिर से डिवाइड करेंगे और अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज 8। तो इसका मतलब है 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब किसी भी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो या तो 3m होगी या फिर 3m+1 होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर a को मान लेते हैं कि ये एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सो लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पर हम b को मान लेते हैं 3, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 3m+1 इस तरह के फॉर्मेट्स हैं, तो b को हमने 3 मान लिया। अब जो है हम लगा देते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b की जगह 3q प्लस r। ठीक है, जहाँ पर r की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b यानी कि लेस देन 3। r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं, 0, 1 और 2। r यही 3 वैल्यूज ले सकता है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं ले सकता है। अब r की इन वैल्यूज के लिए a की क्या क्या वैल्यूज होंगी, a की पॉसिबल वैल्यूज हैं 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2, ये a की पॉसिबल वैल्यूज हैं। बट यहाँ पर हमारा सारा फोकस किस पे है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमारा फोकस a स्क्वायर पे है। तो a स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, 9q², 3q+1 का होल स्क्वायर, 3q+2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। इसे क्या लिख सकते हैं, a+b होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस 2 × a × b प्लस b²। यहाँ पर भी सेम चीज़, a² प्लस 2 × 3q × 2 that is 12q प्लस b² that is 2² that is 4। ठीक है, अब इसको हम क्या फर्दर लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ये किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे ये 3m+1 इस वाले फॉर्मेट में चाहिए। अब 3m तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है, एज्यूमिंग कि ये 3q² को अगर हम m मान लें तो ये 3m के फॉर्मेट में है, राइट। लेकिन जो बाकी हैं वहाँ पर हमें 3m+1 वाला फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, देखो इसमें से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, मान लो ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 3q² प्लस 2+1 यानी कि 3। तो इसे हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसी तरीके से इस साइड हम क्या लिख सकते हैं, लेट अस सपोज यहाँ से भी हमने कुछ कॉमन निकाला, लेट से 3 कॉमन निकाला, तो इधर अंदर क्या बचेगा, 3q² प्लस 4q। तो अब इसका अगर हम फॉर्मेट देखें, लेट अस सपोज ये 3q² को अगर हम m एज्यूम कर लेते हैं तो ये किस फॉर्मेट में है, 3m फॉर्मेट में है। इसको अगर 3q² प्लस 2q को अगर हम m मान ले तो ये किस फॉर्मेट में है, 3m+1 फॉर्मेट में है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर 3q² प्लस 4q इस पूरे चीज़ को हम 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, ये किस फॉर्मेट में है, यहाँ पर ये +4 है, बट अगर हम चाहें तो इस +4 को कैसे लिख सकते हैं, +3+1, राइट। और ये +3 जो है यहाँ पर ये 3 और ये +3 फिर से कॉमन है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3q² प्लस 4q+1 और बाहर एक और +1। तो यहाँ पर अगर इस पूरे को हम m मान ले तो ये भी किस फॉर्मेट में है, 3m+1। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है a² की जो वैल्यू है वो या तो 3m या फिर 3m+1 फॉर्मेट में ही है। तो बच्चा पार्टी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ढेर सारे क्वेश्चंस भी देखे। अब आ रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। ठीक है, तो बच्चों आपने एक चीज नोटिस किया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो था ये किस चीज के बारे में बात कर रहा था, ये बात कर रहा था डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स के बारे में। मतलब दो गिवन इंटीजर है, उनको हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रही हैं चीजें, राइट। तो इट वाज कंसर्न्ड विथ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, इसीलिए नाम भी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। अब जो हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट डील्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम डिवीजन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये थ्योरम कहता क्या है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। ठीक है, वो सुनने में बड़ा राइमिंग सा हो गया नहीं, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, कोई सा भी कॉम्पोजिट नंबर आप उठा लो, आप उसे हमेशा प्राइम नंबर्स के पावर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। मतलब प्राइम नंबर का प्रोडक्ट सिर्फ नहीं, प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट्स, मतलब इट कुड बी 2 to the power 1 into 3 to the power 0, इट कुड बी 2 to the power 5 into 5 to the power 3, राइट। मतलब प्राइम नंबर्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है, इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो इनका दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है जो हम पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो पहला एप्लीकेशन तो ये होता है कि टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, मतलब एक नंबर दिया हुआ है, प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दूसरा कहाँ पे यूज़ करते हैं? एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, हमें बताना है कि यार इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब बिना डिवाइड किए। अब डिवाइड करके तो आप बता ही दोगे कि क्या होगा, बिना डिवाइड किए सिर्फ उस रैशनल नंबर को देखते हुए आप कैसे बताओगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसको जब आप डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया मोर और लेस क्या बात करने वाले हैं। तो चलो अब देखते हैं कि ये जो मैंने स्टेटमेंट मारा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसा कि ये थ्योरम कहती है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स के तौर पर लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स लिख रही हूँ, जैसे कि 10, 25, 91, 455। तो इन्हें अगर हम देखें तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 5, सो 2 to the power 1 into 5 to the power 1। 25 को हम लिख सकते हैं 5 to the power 2, 5 5 25। 91 को हम लिख सकते हैं 13 to the power 1 into 7 to the power 1। 455 को हम लिख सकते हैं 13 to the power 1, 7 to the power 1 into 5 to the power 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन सारे कॉम्पोजिट नंबर्स को हम कैसे लिख पा रहे हैं? एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। देखो, इनको हम प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट के तौर पर लिख पा रहे हैं। यहाँ पर 2, 5, 7, 13 ये सभी क्या है? ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो देखें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. तो हमें ये चेक करना है कि क्या कभी भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि n की कोई ऐसी वैल्यू हो जिससे जो मेरा 4 to the power n की वैल्यू है वो 0 से एंड हो। अब देखो, मान लेते हैं, अगर मान भी ले कि n की किसी एक वैल्यू के लिए 4 to the power n की वैल्यू ऐसी होगी जिसका आखिरी का डिजिट जो है वो 0 हो। अगर आखिरी का डिजिट 0 होगा, इसका मतलब है 4 to the power n जो है ये किससे डिविजिबल होगा? ये 5 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं एज k into 5। ठीक है, मतलब हमने ये एज्यूम किया कि लेट अस से एज्यूम कि 4 to the power n जो है इट एंड्स विथ 0। तो अगर ये n के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये 0 में एंड करता है तो 4 to the power n शुड बी इक्वल टू k into 5, राइट? क्योंकि कोई भी नंबर जो 0 में एंड करता है वो 5 का मल्टीपल होता है। ठीक है, अब 4 to the power n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2 to the power n is equal to k into 5, यानी कि हम क्या लिख रहे हैं? 2 to the power 2n is equal to k into 5। हम ऐसा ही कुछ कह रहे हैं हमारे इस एजम्पशन के ऊपर बेस करके। अब 2 to the power 2n का मतलब क्या है कि हम 2 को मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं कितनी बार? 2n टाइम्स, मतलब हम 2 को 2n टाइम्स मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में क्या कहीं पर भी मुझे 5 दिख रहा है?
नहीं दिख रहा है, यानी कि किसी भी हाल में 2 to the power 2n जो है ये कभी भी k into 5 मतलब 5 इसके फैक्टराइजेशन में कहीं आएगा ही नहीं। दैट मीन्स ये जो हमने एजम्पशन लिया था, सो दिस इज नेवर पॉसिबल। दैट मीन्स जो हमारा एजम्पशन था वो एजम्पशन क्या था, वो एजम्पशन रॉन्ग था। दैट मीन्स वी कैन से दैट 4 to the power n, ऐसी n की कोई वैल्यू ही नहीं होगी जिससे में 4 to the power n जो है वो 0 में एंड करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेट अस सपोज 96 की। तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से दिस इज 96। तो इसको अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो यानी कि 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है, 5 टाइम्स इंटू 3, 2 to the power 5 इंटू 3। अब उसी तरीके से अगर हम 404 की बात करें तो 404 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 0 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और इससे अब हम फर्दर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 इंटू 101। ठीक है, तो अब इन दोनों में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 यानी कि 4, क्योंकि देखो 2 to the power 2 जो है वही हाईएस्ट वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने एक रिलेशन हमें पता है और हमें दिमाग में रखना चाहिए कि किसी भी दो नंबर का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड HCF। तो यहाँ पर HCF मुझे पता है, मुझे दोनों नंबर्स भी पता है, तो LCM कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9696। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LCM और 4 हमने ऑलरेडी निकाल लिया था विच वॉज HCF। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गिवन दैट HCF ऑफ 306657 इज 9, फाइंड LCM। देखो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, हमने अभी अभी क्या सीखा था कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर HCF दिया हुआ है 9, LCM हमें निकालना है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657। तो यानी कि LCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 22338। सो ये हो जाएगा LCM ऑफ द गिवन टू नंबर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं। देखो इन्हें हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर की बात करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि देखो एक पहला टर्म है 7 इंटू 11 इंटू 13, दूसरा टर्म है सिर्फ 13, तो दोनों में 13 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 13 इंटू 7 इंटू 11 दैट इज 77 प्लस 1 यानी कि 78। तो ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू 6, क्योंकि 78 जो है बिकॉज दिस इज बेसिकली 13 इंटू 78 और 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 6। करेक्ट, तो यानी कि हम इसको क्या लिख रहे हैं, 13 इंटू 13 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो बेसिकली इस गिवन नंबर को हम एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, क्योंकि यहाँ पर 2, 3 और 13 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो चूंकि हम इस गिवन नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स डिनोट कर पा रहे हैं दैट मीन्स ये नंबर किस तरह का नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें यही दिखाना होगा कि क्या हम इसे एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स की तरह लिख सकते हैं, मतलब प्राइम नंबर्स के
पावर में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर क्या हम इसे लिख सकते हैं? चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर भी मेरा पहला टर्म है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दूसरा है 5, तो 5 तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो अंदर क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1008 प्लस 1, यानी कि 5 इंटू 1009। ठीक है, तो अब अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर ये दोनों ही जो है प्राइम नंबर्स हैं एंड दैट शोज दैट द गिवन नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 और 1009 ये दोनों ही जो है ये क्या है? प्राइम्स है। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड, खेल के मैदान के बगल में एक इस तरह का सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो एक सोनिया है और दूसरा रवि है। तो सोनिया जो है वो लेट अस एज्यूम कि वो n राउंड्स लगाती है, n नंबर ऑफ चक्कर लगाती है और एक एक चक्कर में उसे 12 मिनट लगते हैं। तो उसे टोटल कितना टाइम लगता है? n इंटू 12 मिनट्स, सॉरी सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, तो इसे लगते हैं n इंटू 18 मिनट्स। अब बात करते हैं हम रवि की। तो लेट्स से कि रवि जो है वो m राउंड्स लगाता है और उसे एक एक राउंड लगाने में लगते हैं 12 मिनट्स, तो m इंटू 12 मिनट्स, इसे पूरा टाइम लगता है। अब हम मान के चलते हैं कि सपोज दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। लेट अस सपोज दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया। लेट से ये सोनिया है, ये रवि है, दोनों ने सेम डायरेक्शन में चालू किया चलना और सेम टाइम पर चालू किया। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने देर के बाद वो वापस से मिलेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, मतलब कि क्योंकि दोनों की जो स्पीड है, दोनों अलग अलग टाइम ले रहे हैं, राइट। तो कोई शायद धीरे चल रहा है इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई बहुत जल्दी चल रहा है इसलिए उसे कम टाइम लग रहा है, राइट। तो इसलिए हमें निकालना है एक ऐसा टाइम, मतलब कितनी देर के बाद वो लोग फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है अगर उन्हें मीट करना है, देखो सोनिया को n इंटू 18 मिनट्स लग रहे हैं, रवि को m इंटू 12 मिनट्स लग रहे हैं। अब अगर दोनों को मीट करना है तो यानी कि मीट करना है मतलब क्या होगा? जैसे मान लो सोनिया जो है उसे वापस इस स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। लेट अस से कि ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए सोनिया को कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे? लेट अस से n राउंड्स लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली सोनिया n इंटू 18 इतना टाइम लगाएगी। सो समथिंग विच इज अ मल्टीपल ऑफ 18। तो अगर ये मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो n की वैल्यू है और ये जो m की वैल्यू है ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर हम मीटिंग की बात कर रहे हैं इसका मतलब कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, राइट। मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 18 का भी मल्टीपल हो और जो 12 का भी मल्टीपल हो, क्योंकि दोनों ही जो है आके उसी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो एक को तो 18 मिनट्स लग रहा है, एक को 12 मिनट्स लग रहा है, बट दोनों ही कुछ नंबर ऑफ राउंड्स तो कवर करेंगे बाय दैट टाइम। हो सकता है कोई 7 राउंड कवर करे, कोई 8 राउंड कवर करे, राइट। बट दोनों ही केस में अगर सिर्फ सोनिया की बात करें तो उस टाइम पर सोनिया ने n इंटू 18 इतना टाइम लगा लिया होगा। उस टाइम पर रवि ने m इंटू 12 इतना टाइम लगा लिया होगा, लेकिन दोनों मीट कर रहे हैं उसी पॉइंट पर। तो यानी कि हम दोनों के कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि सबसे पहले दोनों इस टाइम पर, इस पॉइंट पर कब मिलेंगे, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्योंकि हो सकता है अगर वो ऐसे ही चलते ही रह जाते हैं तो हो सकता है ऐसे मौके बार बार आएंगे, एक बार पहले मिले, फिर थोड़ी देर बाद फिर से मिलेंगे उसी पॉइंट पर, फिर कुछ टाइम के बाद उस पॉइंट पर फिर से मिलेंगे, राइट। बट यहाँ पर हमारा इंटेंशन उस पहली बार जब मिलेंगे, एक बार घूमने के बाद फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे उस पर है। तो इसीलिए वी आर लुकिंग एट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यानी कि हम LCM निकालेंगे किसके किसके बीच में, 18 और 12 के बीच में। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी
2 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 की अगर बात करें तो 3 इंटू 3। ठीक है, कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों में, राइट। तो 2 की अगर बात करें, इधर एक 2 है, इधर 2 2 है, तो हम मल्टीपल ले रहे हैं तो 2 इंटू 2 ले लेंगे। इधर 2 3 है, इधर एक 3 है, तो हम 2 3 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 36। तो यानी कि 36 मिनट्स के बाद ये दोनों जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। तो बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आ गया। अब बारी है इसे यूज करने की, इसे अप्लाई करने की। तो अप्लाई हम एज डिस्कस्ड वहीं करेंगे। पहले तो हम अप्लाई करेंगे इसे टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। दूसरा एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स को प्रूव कर सकते हैं कि कोई नंबर, एक गिवन नंबर इरेशनल नंबर है। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से। ठीक है, तो देखो इसमें हम कुछ ऐसा लॉजिक लगाएंगे। अच्छा, लॉजिक से पहले इरेशनल नंबर होते क्या है? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से किसी नंबर के इरेशनैलिटी को प्रूव करने के लिए हमें एक छोटे से थ्योरम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस छोटे से थ्योरम को पहले जान लेते हैं। तो वो थ्योरम कुछ ऐसा कहता है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब अगर a स्क्वायर p से डिवाइड हो जाता है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। सिंपल सा, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, वेयर p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा थ्योरम है। हम थ्योरम के प्रूफ में नहीं जाएंगे, हम एप्लीकेशन देखेंगे, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि इसे हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पर हम प्रूव करेंगे कि एक गिवन नंबर इरेशनल नंबर है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलो प्रूव करने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली कि भाई √2 जो है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसे हम प्रूव करेंगे एक तरीके से जिसे हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि ऐसे केसेस में ना हम कुछ ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि जैसे यहाँ प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, हम मान के चलेंगे, हम एज्यूम करके चलेंगे कि नहीं √2 जो है ये रैशनल है, और फिर बाद में कुछ ऐसा निकल के आएगा रिजल्ट जो मेरे उस एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। ठीक है, वो फॉल्सिफाई कर देगा। तो इसीलिए फिर हम कहेंगे कि नहीं यार ये तो गलत जगह पर आ पहुंचे हम, तो इसका मतलब है √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो कुछ ऐसा अप्रोच फॉलो करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे कि लेट अस एज्यूम कि √2 जो है ये रैशनल है। हमने बोला नहीं नहीं नहीं, गलत है, इरेशनल है नहीं, ये रैशनल है। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो √2 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही वही होता है। तो इसका मतलब है इसे मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू बी इज इक्वल टू ए। दोनों तरफ अगर स्क्वायर किया तो इसे हम लिख सकते हैं 2b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो बच्चों अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था, राइट, कि इफ 2 डिवाइड्स a² दैट मीन्स 2 डिवाइड्स a। ये थ्योरम हमने अभी अभी देखा था, करेक्ट। तो इसी लॉजिक से लेट अस एज्यूम कि हम a को क्या लिख सकते हैं। लेट सपोज हम a को लिख देते हैं 2k, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 जो है इट इज डिवाइडिंग a², तो यहाँ पर 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब a की जगह हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2b² इज इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर, यानी कि 2b² इज इक्वल टू 4k², which means b² is equal to 2k²। ठीक है, अब इस वाले एक्सप्रेशन से हमें क्या दिख रहा है? इस एक्सप्रेशन से हमें दिख रहा है कि 2 डिवाइड्स b², राइट, बिकॉज b² इज इक्वल टू 2k², यानी कि k² इज इक्वल टू b²/2। तो 2 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स विद द सेम लॉजिक, इसी लॉजिक के हिसाब से 2 शुड डिवाइड b ऑल्सो, करेक्ट। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है, सो 2 जो है ये b को भी डिवाइड करना चाहिए, राइट। सो दैट मीन्स अब अगर इन दोनों को हम ध्यान दें, इस बात को और इस बात को, दोनों को अगर हम ध्यान दें, तो हम क्या देख रहे हैं कि a और b दोनों में ही 2 इज
a common factor, a b has 2 as a common factor, right? अब यहां पर आ जाता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि जब हमने ये एज्यूम किया था कि √2 इज इक्वल टू a बाई b, वहां पर हम क्या एज्यूम कर रहे थे, क्योंकि हम यहाँ रैशनल नंबर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर a एंड b आर इंटीजर्स सच दैट दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, राइट? रैशनल नंबर्स का जो लोएस्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमारा एजम्पशन ये था कि a और b जो है दे आर को प्राइम्स, ये हम एज्यूम करते हुए शुरू किए थे. दैट मीन्स दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1. लेकिन एंड तक जाते जाते हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ए और बी दोनों का ही हमने ये प्रूव कर डाला कि 2 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है. तो यानी कि क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हमारे खुद के एजम्पशन से. दिस मीन्स कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था. हमने एज्यूम किया था कि √2 इज इरेशनल एंड दिस इज इनकरेक्ट. दिस प्रूव्स दैट √2 इज इरैशनल. √2 जो है वो रैशनल नहीं है बल्कि इरैशनल है, और इस तरह के प्रूफ को हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. ऑन सिमिलर लाइन्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं. शो दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल. ठीक है, यहाँ पर भी हम ठीक उसी मेथड से आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 जो है दिस इज रैशनल. ये हम मान के चल रहे हैं. तो अगर ये रैशनल है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 कैन बी रिटन एज a बाई b, जहां पर a और b क्या है, a और b जो है आर को प्राइम्स. दैट मीन्स इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 √5 इज इक्वल टू a बाई b -3. तो इसे फर्दर मैं लिख सकती हूँ कि √5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू a बाई b -3. ठीक है, तो अब देखो राइट हैंड साइड पे मुझे जो भी चीजें दिख रही हैं, ये जो भी कुछ मुझे दिख रहा है, ये कैसा नंबर है, साफ साफ दिख रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो ये p/q फॉर्मेट में ही आएगा वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, √5, एंड बाय नाउ वी नो दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर. तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक इरैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के साथ बराबरी कैसे करेगा. सो दैट मीन्स क्या गलत था, आवर एजम्पशन वाज इनकरेक्ट एंड दिस प्रूव्स दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल. तो बच्चों अब बारी है हमारे दूसरे एप्लीकेशन की. दूसरा एप्लीकेशन कहता है कि अगर एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, रैशनल नंबर मतलब कोई भी नंबर जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. तो अगर एक गिवन रैशनल नंबर है, उसे देखकर हम कैसे बताएंगे कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. राइट, टर्मिनेटिंग मतलब सबको पता है, जब उसे आप डिवाइड करोगे तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म ही नहीं होगा, वो रिपीट करता चला जाएगा. तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रिपीटिंग डेसिमल होता है, वो रिपीट करते चले जाते हैं और रिमाइंडर 0 कभी नहीं आता है. ठीक है, अब मतलब बिना डिवाइड किए, एक्चुअल डिवीजन किए बिना हम ये कैसे बताएंगे. तो इसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक आपको मस्त वाला, बहुत ही तगड़ा वाला एक थ्योरम बताएंगे, एक रूल बताएंगे, और आप देखो कैसे चुटकियों में जो है ना किसी भी रैशनल नंबर को देख करके आप आराम से बता दोगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग. सो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप सुन लो और दिमाग पे उतार लो कि जब कभी भी, पहला थ्योरम ये कहता है, ये हमारा पहला थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर x इज इक्वल टू p/q इज अ रैशनल नंबर सच दैट prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m. देखो सारा फोकस डिनोमिनेटर पे डालना है. अगर कभी भी हमारे पास p/q फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है, q का फैक्टराइजेशन करो. अगर q जो है 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है, जहां पर n और m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उस केस में जो x का डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग. यानी कि तब p/q का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कि अगर जो मेरा डिनोमिनेटर है वो अगर 2 to the power n 5 to the power m फॉर्मेट में है, तो उस केस में मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. और ठीक इसका उल्टा है नेक्स्ट थ्योरम, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर,
कि अगर ये 2 to the power n, मतलब अगर q जो है ये अगर 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, तो उस केस में जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म होगा ही नहीं, टर्मिनेट होगा ही नहीं, यानी कि वो रिपीटिंग होगा, वो रिकरिंग होगा, वो रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये दो सिंपल सी बातें याद रखनी है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मैं रैंडमली कुछ मैं सॉल्व करके दूंगी और बाकी जो है आपका होमवर्क रहेगा। लेट अस सपोज अगर मैं इसको पिक करती हूँ 17/8, कैसे बताऊंगी मैं कि इससे मुझे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। फोकस करना है किस पे, डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3, यानी कि 2 to the power 3 5 to the power 0। देखो दोनों जो पावर है ना दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यानी कि इसे हम इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, यानी कि ये किस तरह का डेसिमल देगा हमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक और रैंडमली पिक करते हैं, लेट्स से हम इसको पिक करते हैं 29/343। तो फोकस किस पे करेंगे हम, डिनोमिनेटर पे। 343 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 to the power 3, राइट। तो यानी कि यहां पर भी हम नॉन नेगेटिव इंटीजर है 3 जो है, राइट। तो इसे हम 2 to the power, क्या हम इसे 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, राइट। सो दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा हमें। बात समझ में आई। तो हमेशा ये 2 to the power n 5 to the power m वाला फॉर्मेट मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो ये वाला देखते हैं 129/2 to the power 2 5 to the power 7 7 to the power 5। देखो फोकस करो इसके डिनोमिनेटर पे, ये क्या है 2 to the power n 5 to the power n, ये तो है, बट साथ में एक 7 to the power m भी तो है जो हमें नहीं चाहिए। तो यानी कि ये भी 2 to the power n 5 to the power m को फॉलो नहीं करता है, एंड दैट्स वाई दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से सिर्फ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम बता सकते हैं कि वो 2 to the power n 5 to the power m फॉर्मेट में है या नहीं, और उसी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चा बाटे इसी के साथ हम आ चुके हैं रियल नंबर्स क्लास 10th मैथ्स के इस वीडियो के एंड तक, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर, और अगर हुए हैं तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताओ कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और अब आपको क्या करना है, अब आपको रियल नंबर्स के ढेर सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइज में जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उन्हें खुद से अटेम्प्ट करो। आई एम प्रीटी श्योर कि आप अधिकतर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे, और उससे आपका खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और मैं क्या करूंगी, मैं लेकर आऊंगी अगला वीडियो बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।